गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 8वीं कक्षा की हिस्ट्री का चौथा लेसन नाम है आदिवासी दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना का बचा हुआ भाग आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने अलग अलग जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो क्लास में आपको बताया था कि जो जनजातीय कबीले होते थे वो घुमतू खेती करते थे, लेकिन 19वीं सदी से पहले ही सारे जो जनजातीय कबीले थे लगभग सभी ने क्या कर दिया था, एक ही जगह टिक कर खेती करना शुरू कर दिया था। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ठीक है, छोटा नागपुर मैंने मैप में आपको बताया था कि कहाँ पर है। झारखंड छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बताया है कि जैसे और समुदाय हैं, ठीक है, बहुत सारे समुदाय हैं, उनमें क्या होता था कि जो छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति थी, जो ज़मीन होती थी उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे कबीले की वो संपत्ति मानी जाती थी। ठीक है, ऐसा ही और भी बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जहाँ पर ये रिवाज था, ठीक है, कि जो ज़मीन है वो किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर पूरे ही कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। ठीक है, कि जब सबसे पहले जिन्होंने ज़मीन साफ की थी, ठीक है, तो जितने भी सदस्य होते थे जनजाति कबीले के, सभी को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। ठीक है, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। ठीक है, कि वैसे तो सभी का बराबर हक था ज़मीन पर, लेकिन कुछ क्या होते थे, औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ठीक है, आगे है ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि ये जो जनजातीय समूह हैं गोंड और संथाल, ठीक है, ये एक ही जगह ठहर कर क्या करते थे, शिकार करते थे, खेती करते थे। ठीक है, और जो स्थायी थे एक ही जगह पर, ठीक है, जो जनजातीय कबीले स्थायी थे, अंग्रेज उनको ज़्यादा सभ्य मानते थे। किन की कंपैरिजन में? जो जनजातीय कबीले घूमतू खेती करते थे या फिर घूम फिर के ही शिकार करते थे, आज यहाँ पर और फिर अगला दिन कहीं और। ठीक है, तो ऐसे जनजातीय कबीलों को वो इतना सभ्य नहीं मानते थे। वो सभ्य मानते थे किसको? ऐसे जनजातीय कबीलों को जो एक ही जगह पर टिकाई से रहते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। आगे है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी कि पैसा भी ज़्यादा होता था और आदिवासियों के कंपैरिजन में, और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला,
लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई, यानी कि मालिकाना हक तो उन्हें कई कई गांवों पे मिल गया, लेकिन जो उनकी शासन करने की शक्ति थी वो छिन गई। अब क्योंकि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इनको भी अपने अंडर में ले लिया था। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह का अनुशासन में रखना होता था। कि अब उन्हें क्या करना पड़ता था, अंग्रेज़ों को पैसे देने पड़ते थे और अंग्रेज़ क्या कहते थे कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप ही अपने कबीले जो हैं या फिर जनजाति समूह है उसका ध्यान रखोगे, उनको अनुशासन में रखोगे, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आपको जैसा बोला जाएगा आप वैसा ही करोगे। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, ठीक है, यानी कि जो वर्षों से करते आ रहे थे अब वो काम इतने खुले तरीके से वो नहीं कर सकते थे, वो लाचार हो गए हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें भी अपने अधीन लेना शुरू कर दिया। घुमतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, वो एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, ठीक है। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, ठीक है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, क्यों चाहते थे कि कुछ न कुछ नियमित स्रोत मिल जाए जहाँ से हमें क्या होता रहे, आमदनी होती रहे। लेकिन अगर ये जो घुमतू जनजाति है एक स्थान पर टिक कर रहेंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आज उनका नया क्षेत्र कौन सा बन गया है, ठीक है। तो उनको इससे काफ़ी दिक्कत होती थी। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। पहले मैंने बताया कि जितने भी जनजातीय इलाके होते थे उन पर पूरे की जो पूरी ज़मीन होती थी पूरे जनजाति की, उन पर सभी का बराबर हक होता था, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि व्यक्ति विशेष का एक हिस्सा तय कर दिया कि आपका इस कबीले की जो ज़मीन है इसमें इतना हिस्सा है। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, कि आपको इतनी ज़मीन मिली है तो आपको इतना पैसा हमको टैक्स के रूप में लगान के रूप में देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 के अंदर, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, ठीक है। देखो भूस्वामी होते हैं जिनकी ज़मीन होती है और पट्टेदार वो होते हैं जिनको उन्होंने लीज पर दे रखी है, ठीक है, यानी कि कुछ पैसे लेकर उनको किराए पर वो ज़मीन दे रखी है, ठीक है। पट्टेदार वो होते थे। अब पट्टेदार क्या करते थे कि पैसे देते थे किसको, भूस्वामी को, और भूस्वामी किसको देती थी, सरकार को देते थे, ठीक है। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम यानी कि जो घुमतू खेती होती है, ठीक है, झूम उसको बोलते हैं, ठीक है। झूम की खेती करने वाले जो किसान थे, ठीक है, उनको तो स्थायी रूप से बसाने की जो कोशिश थी अंग्रेज़ों की कि ये स्थायी रूप से बस जाएं, कहीं घूमे फिरे नहीं, तो उनकी जो ये कोशिश थी काफ़ी नाकामयाब रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उन्हें खेत की अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये चाहते थे कि उन्हें जो परंपरागत तरीका है उनका, यानी कि झूम खेती करने का, घुमतू खेती करने का, उसको ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक है, उसको बदला ना जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल में कुछ हिस्सों में घुमतू खेती की छूट दे दी गई। सभी पूरे हिस्से में नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में घुमतू खेती करने की इजाज़त दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, कि कुछ वन कानून भी बनाए अंग्रेज़ों ने और वन कानून बनाने के पश्चात जो प्रभाव आए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा।
अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। अब जंगल हैं वो किस जो जंगली जनजातियां हैं उनकी संपत्ति नहीं रह गई थी। अब जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी खेती नहीं करेगा या फिर यहाँ पर इस जंगल में जो वन उत्पाद होते हैं उनको कोई नहीं निकालेगा, बेचेगा नहीं। ठीक है, वो उनको आरक्षित कर दिया, रिजर्व घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार यानी कि झूम की खेती करने वाले किसान किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब नेक्स्ट है, जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। और समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि अब उन्होंने क्या कर दिया था, रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और दूसरे इलाकों में जाने से मजदूरों की भारी कमी हो गई। अब है, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। क्या निकाला? उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। ठीक है, इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार भी कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का जो निर्यात था तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा, तो उतना ही क्या होगा, मांग भी बढ़ेगी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल भी क्या है, एक जनजातीय समूह है और वो क्या करते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। अब जो रेशम के व्यापारी हैं वो एजेंटों को भेजते थे और क्या बोलते थे कि आदिवासियों को कर्जा दे दो और बदले में क्या कर लो, उनके जो कृमि कोष हैं उनको इकट्ठा कर लो। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। ये जगह का नाम है वर्धमान और गया। ठीक है, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो 3-4 रुपये में खरीद लेते और वहाँ पर कितने में बेचते थे, 15 या 16 रुपये में बेच देते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनको
इतना मुनाफा नहीं होता था, बहुत ही कम मुनाफा होता था। सारा का सारा जो मुनाफा था वो बिचौलिए खा जाते थे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है यहीं तक। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।